हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम लोग क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जहाँ तक हम देखेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज़ द चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो ये चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के टाइम से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तब हमारा जो वर्ल्ड था, मतलब पूरी जो हमारी सारी कंट्रीज थी, उन सब की इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई। और उस टाइम पे दो ऐसी पावर्स निकल कर आई जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया, सारी कंट्रीज को डोमिनेट किया। और इसी को हम बोलते हैं बायपोलैरिटी, कि बायपोलर वर्ल्ड बन गया। आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड मल्टीपोलर है, मतलब हर कंट्री अपने हिसाब से ग्रो कर रही है और डेवलप कर रही है, और सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, इंडिपेंडेंट है। लेकिन उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो हमारा वर्ल्ड जो था वो दो पावर के अंडर चल रहा था। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर, यानी आज का रशिया जिसे हम कहते हैं। तो ये पावर उस समय निकल कर आई, ये दो कंट्रीज उस समय निकल कर आई, और इन्होंने पूरा जो वर्ल्ड था वो कंट्रोल किया, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली। तो यूएसए और यूएसएसआर में डिफरेंस भी था। यूएसए जो था ये कम्युनिज्म पर चलता था, सॉरी कैपिटलिज्म पर चलता था, और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म पर चलता था। मतलब यूएसए मानता था, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी वो ऐसा मानती थी कि लोगों को ना, मतलब इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और जो सारी पार हो वो गवर्नमेंट के हैंड में हो। बल्कि यूएसए ऐसा चाहता था कि ऐसा ना होकर प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जिससे कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो रूल करें। तो अब हम इसी के साथ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और आगे देखेंगे कि क्यों रशिया को उस टाइम पे यूएसएसआर कहा गया और यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, ये भी हम आगे चलकर जानेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है बर्लिन वॉल के टॉपल होने से, बर्लिन बर्लिन वॉल के टूटने से। बर्लिन वॉल जो थी वो 1961 में बनाई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ये ना ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करती थी। मतलब जैसे पूरा बर्लिन बर्लिन है, तो इसे ईस्ट और वेस्ट साइड में डिवाइड करती थी। किस बेसिस पे? कंसेप्ट के बेस पे, कि एक तरफ था अपना कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म और एक तरफ होता था सोशलिज्म। वही जो अभी मैंने बताया कि कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन पर बिलीव किया जाता है, बल्कि सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में बिलीव किया जाता है कि पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, जो पूरी इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट के हैंड में होनी चाहिए। तो 1961 में इस बेसिस पे बर्लिन वॉल का निर्माण कर दिया गया। बर्लिन वॉल फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने का टाइम पास आता गया, उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर बर्लिन वॉल जो थी उसको टॉपल कर दिया, उसको हटा दिया। क्यों हटाया? ये दिखाते हुए कि ऐसा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बर्लिन में कुछ नहीं है, हम लोग एक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और हमें क्या पता चलता है। यूएसएसआर यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये जो था ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था। 15 कंट्रीज को मिलाकर सोवियत संघ, इसे हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं और इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर 15 कंट्रीज को मिलाकर बना था। कैसे 15 कंट्रीज? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई और यूएसएसआर यानी उस टाइम का रशिया, हम यूएसएसआर ही कहेंगे, उसने जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने अंडर लेते गए, अपना एरिया एक्सपैंड करते गए, वो उनके अंडर आती गई। और वो कौन सी पार्टी से रूल होती थी ये भी हम देखते हैं।
व्लादिमिर लेनिन जो था वो फाउंडर था किसका, बॉल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो थी ये यूएसएसआर की एक लौती पार्टी थी, यही रूल कर रही थी वहाँ पे जब तक यूएसएसआर में सोवियत संघ रहा तब तक। बॉल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसका लीडर था और रशियन रेवोल्यूशन का भी ये लीडर था, और फर्स्ट यूएसएसआर का जो हेड बना वो भी यही बना था। और उसके बाद आगे चल के हमें ये भी पता चलेगा कि लीडर्स जो थे ना यूएसएसआर के, उनका नाम जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 8 टोटल लीडर्स थे, ये आपके 12th के उसके लिए भी, जहाँ पे आपका ऐसे जो एमसीक्यूज में पार्ट आता है कि ईयर से मैच करके लिखें, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। वापस हम अपने चैप्टर पर आते हैं। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में 1971 1917 में, ये हम सबको पता है। और रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड किसके आइडियाज़ पे था, वो था सोशलिज्म, कि सोशलिज्म होना चाहिए, पावर गवर्नमेंट के हैंड में होनी चाहिए, और वो लोग अपोज करते थे कैपिटलिज्म का, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। वो इगैलिटेरियन सोसाइटी में मानते थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब मैंने आपको बताया है कि पावर जो है, राइट्स जो है, वो हर किसी को इक्वल मिलने चाहिए, राइट्स इक्वल मिलने चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हर इंसान को इक्वल मिलनी चाहिए, ये ऐसा चाहते थे। इसीलिए इसी आइडियाज़ के बेस पर ये रेवोल्यूशन हुआ, और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट माना जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अबॉलिश करने के लिए। Soviet system gave Soviet system gave primacy to the state and the institution of party. The Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक लौती पार्टी थी वहाँ पे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे और किसी पार्टी को ना इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट था ना कुछ था, एक सिंगल पार्टी वहाँ पर रूल चलता था। ठीक है। और द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट, कि स्टेट ही इकोनॉमी प्लान करता था और कंट्रोल किया करता था। After the Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from the forces came under the control of USSR. मैंने बताया आपको पहले ही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई और यूएसएसआर ने जिन यूरोपियन कंट्रीज पर कब्जा किया, वो उनका पार्ट बनती गई, और किसके अंडर आ गई, वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो पूरा इन्हीं पर डिपेंड हो गई। पॉलिटिकली उनको कौन कंट्रोल करता था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी इन 15 कंट्रीज पर कंट्रोल करती थी। अगर वो 15 कंट्रीज का नाम बताऊं तो उसमें था अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुनिया, और रशिया तो था ही उसमें, जो सबसे बड़ा इमर्जिंग उसका सक्सेसर निकला, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान, ये 15 इसके जो थे कंट्रीज इसकी मेंबर थी यूएसएसआर की। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। इन कंट्रीज की अलायंस को क्या कहा जाता था, सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक। अब ये जो 15 कंट्रीज थी ना, ये वॉर्सा पैक्ट साइन करके बनी थी। ये क्या था, एक मिलिट्री अलायंस था जो इन्हें इकट्ठा रखता था। ठीक है। द यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, कि ये जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड था, उसका लीडर कौन था, यूएसएसआर। ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि सेकेंड वर्ल्ड जो था वो यूएसएसआर को कहा जाता था, और सोशलिस्ट ब्लॉक भी जो था वो नेमली यूएसएसआर को कहा जाता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड कौन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड हम कौन देखने को मिलता है, यूएसए, जो आज के टाइम पे भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो उस टाइम पे भी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड हमने इसे कहा, और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड भी यही था यूएसए। दी
The Soviet Union became the greatest power after the Second World War. The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except the USA. कि USA को छोड़कर सोवियत इकोनॉमी जो थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी जो थी, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी. It had a complex communication network, vast energy resources, including oil, iron, and steel, or machinery production, and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency. ये तो हम आज भी जानते हैं कि रशिया जो है वो ऑयल वगैरह के मामले में बहुत अच्छा है, उसके पास ऑयल बहुत मिलता है. मतलब अगर हम देखें तो इंडिया भी अपना जो ऑयल का व्यापार है, ट्रेड जो है, वो रशिया के साथ ही करता है. आगे देखते हैं. इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज. कि ऐसा था कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, कि पेन से लेकर कार, मतलब हर छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ अपनी वो अपनी जो कंट्रीज थी उसी में ही बनाया करते थे, बाहर से कोई उनका कनेक्शन नहीं था. पर हाँ, उनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड से, वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ी कम थी, पर वो उसमें खुश थे. The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens, and the government subsidized basic necessities including health, education, childcare and other welfare schemes. मैंने बताया कि वो बिलीव रखते थे इक्वल राइट्स पे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट सब्सिडी देना चालू कर दिया. सब्सिडी तो हमें पता ही है कि जब गवर्नमेंट हमें कोई चीज़ फ्री देती है तो उसको हम सब्सिडी कहते हैं. वो किस चीज़ की सब्सिडी देते थे, क्या चीज़ें फ्री थी यूएसएसआर में? हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम्स भी वो निकालते थे ज़रूरत पड़ने पर. स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप. कि स्टेट ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट ओन्ड ही सब चीज़ें थी. लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट. सोवियत स्टेट से यहाँ हमारा मतलब है बोल्शेविक पार्टी. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. Lack of democracy and absence of freedom of speech stifled people who often express their dissent in jokes and cartoons. कि यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि सोवियत सिस्टम से ना लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे. क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि सोवियत सिस्टम जो था ना वो धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होता जा रहा था. क्यों ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होता जा रहा था वो मैं बताती हूँ. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक ही पार्टी थी जिसका नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी. ये एक लौती पार्टी थी वहाँ पे, ठीक है. और इसका फर्स्ट लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन. ठीक है. उसके बाद व्लादिमीर लेनिन के बाद बना जोसेफ स्टेलिन, और ऐसे ऐसे करके और लीडर्स बनते गए. तो दिक्कत क्या थी ना कि यहाँ पे इनके साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला ही कोई नहीं था. इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला कोई नहीं था तो इन्होंने अपनी पावर्स को मिसयूज़ करना चालू कर दिया. यही तो दिक्कत होती है ना वन पार्टी रूल की, वन पार्टी सिस्टम की, कि वहाँ पे कोई और रहता ही नहीं है. जो एक सिंगल पार्टी होती है वो अपना डोमिनेंस दिखाना चालू कर देती है कि उनके खिलाफ कोई बोले ना, कोई उल्टा ना बोले, उनकी कमियां ना बता दे. और यही उन्होंने किया. कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन कर, कि अगर कोई जोक्स के जरिए या कार्टून्स के जरिए उनकी कमियां बता रहा है, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो उसको अरेस्ट कर दिया करते थे. ये तो आज कल के टाइम में भी बहुत हो रहा है कि जोक्स करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है, क्राइम है. बहरहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ब्यूरोक्रेटिक होती जा रही थी, अथॉरिटेरियन होती जा रही थी. वहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन हमने देखा कि एक ही पार्टी का रूल चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसी के लीडर्स आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, किसी और को मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई और आ ही नहीं रहा है जो थोड़ा नया कुछ चेंज करे. सब कुछ वैसा ही चले जा रहा है सालों से. ठीक है. अब आगे देखते हैं. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट needed reforms. The one party system represented the Communist Party of the Soviet Union had
tight control over all institutes and was unaccountable to people। कि जो पार्टी थी उसने अपना रूल इतना मिसयूज करना चालू कर दिया कि वो अनअकाउंटेबल हो गई। अनअकाउंटेबल मतलब, अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही, कि अगर लोग कुछ पूछ रहे हैं तो सरकार जवाबदेही है कि वो जवाब देगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। पर इन्होंने जवाब देना ही बंद कर दिया कि हम कोई चीज़ नहीं बताएंगे, हम किसी चीज़ का जवाब नहीं देंगे किसी क्वेश्चन का। The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. Although on papers, Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything, and people from other regions felt neglected and often suppressed। मैंने आपको बताया कि 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स, 15 डिफरेंट कंट्रीज से मिलकर बना था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। और इन्होंने क्या किया ना, रशिया, क्योंकि इनका सबसे बड़ा लैंड था और मेनली रशिया से ये यूएसएसआर सोवियत यूनियन सिस्टम चालू हुआ था, सोवियत सिस्टम चालू हुआ था, तो ये वहीं से ही बैठे बैठे कंट्रोल करते थे। मतलब रशिया एक तरह से हेड था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का, वहाँ से बैठे बैठे ये लोग सब चीज़ें मैनेज करते थे, जिसकी वजह से ना बाकी जो रीजन्स थे, बाकी जो रिपब्लिक्स थे, उनको नेग्लेक्टेड और सप्रेस्ड फील होने लगा, जिसकी वजह से हम आगे देखेंगे कि ये कैसे सोवियत यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का कारण भी बना। In the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. The Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, and most importantly, in fulfilling the political or economical aspirations of citizens। कि भाई सोवियत यूनियन जो था ना, वो वेस्ट से टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लैग करता था। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे करके उनके जैसे वेपन्स तो बना लिए थे, पर अभी भी वो सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर से बहुत पीछे था। किस वजह से? टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो लोगों की डिमांड्स, एस्पिरेशंस, किस लिए? पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और इकोनॉमिकल एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पा रहा था। द Soviet invasion of Afghanistan in 1979 weakened the system even further. Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. This led to shortage in all consumer goods from imports increased every year. The Soviet economy was flattered in late 1970s and become stagnant। अब क्या हुआ, इन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया 1979 में, जिसकी वजह से इनका जो सिस्टम था ना वो और वीक हो गया। हाँ, वेजेस तो ग्रो कर रहे थे, मतलब लोगों के पास काम धंधा तो था, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे गिरती गई, वेस्ट से और पीछे आती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, इम्पोर्ट्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे साल दर साल, और सोवियत इकोनॉमी जो थी वो फ्लैटर हो गई 1970 में और स्टैगनेंट हो गई, एक जगह टिक गई। ना इकोनॉमी बढ़ रही थी, ना इकोनॉमी घट रही थी, एक ही जगह इकोनॉमी टिक कर रह रही थी। गोर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन। अब होता है सोवियत यूनियन का यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी है कि यूएसएसआर के कितने लीडर्स थे और डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। तो पहले देखते हैं कि यूएसएसआर के कितने लीडर्स थे, उनका टाइम पीरियड क्या है और उनका नाम क्या है। तो ये हैं 8 टोटल लीडर्स थे, मतलब 8 टोटल लीडर्स रहे हैं यूएसएसआर के। ये नाम मैंने 7 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 8वां जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका अभी हमने नाम भी देखा, गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम देखेंगे। उससे पहले बाकी के स्टार्टिंग के साथ जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा ये व्लादिमीर लेनिन, जो कि फर्स्ट इसका लीडर बना 1922 से
1924 तक ये इसका लीडर बना रहा। उसके बाद आता है जोसेफ स्टेलिन, जो कि लीडर रहा 1924 टू 1953। फिर जॉर्जी मेलेनकोव, जो कि रही 1953 से 53, ये इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था। उसके बाद निकिता खुरुशेव, जो कि रही 1953 से 1964 तक। फिर उसके बाद लियोनिड ब्रेंजेव, जो कि रहे 1964 से 1982 तक। फिर यूरी एंड्रोपोव, जो कि रही 1984 से 1982 से 1984 तक। उसके बाद है कॉन्स्टेंटिन, जो कि रहे 1984 से 1985 तक। तो इनका आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए, ताकि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप इसको कर सकते। अब इसके बाद हम देखेंगे गोर्बाचेव। गोर्बाचेव का टाइम पीरियड क्या था और कैसे ये कारण बना डिसइंटीग्रेशन का। मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो था ना, इसका टाइम पीरियड था, ये आया लीडर बन के 1985 में, और 1981 में ये लीडर की पोस्ट से हटा। और किस बिना पे हटा? लास्ट लीडर बना ये, और यही कारण बना 1981 में डिसइंटीग्रेशन का। किसके डिसइंटीग्रेशन का? सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का कारण बना। लास्ट लीडर बना यूएसएसआर का, और डिसइंटीग्रेशन का कारण बना। कैसे कारण बना? इसने क्या किया ना, ये जैसे लोग परेशान हो रहे थे कि गवर्नमेंट ओन्ड है, ऑथर मतलब सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ होने नहीं दे रही है, किसी की सुन नहीं रही है। तो इसने इन सब चीज़ों से परेशान होकर क्या किया ना, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ये अपनाने तो लगा, जिसके लिए ये दो चेंजेस लेकर आया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोट, जिसका मतलब था ओपननेस, वही कि अपनी मार्केट खोल दो, और जैसे कि बाकियों से ये लोग ट्रेड नहीं करते तो करने लगे, प्राइवेटाइजेशन को अपनाने लगे। ये इनने किया तो सही, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, एक तरह से ये कैपिटलिज्म अपनाने लगे। लेकिन इसकी गलती क्या हुई? इसने चेंजेस जो थे बहुत तेज किए, मतलब इसने ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया, बिना कुछ सोचे समझे ये दो चेंजेस ला दिए, और जिसकी वजह से इकोनॉमी डिसबैलेंस हो गई और शॉक थेरेपी लगी यूएसएसआर को, एक तरह से हम कहें तो रशिया को, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया ना, वो 15 कंट्रीज में टूट गया। सबसे पहली जो हमें दिखता है कंट्री निकली थी वहाँ से, वो थी लिथुआनिया। लिथुआनिया सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुई थी, फॉलोड बाय इस्टोनिया, इस्टोनिया एंड लातविया। सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुई लिथुआनिया, फॉलोड बाय एस्टोनिया एंड लातविया। तो अब एक बारी हम चैप्टर पे चलते हैं और इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि कैसे कैसे सब हुआ। तो ये तो हमने देख ही लिया कि मिखाइल गोर्बाचेव का टाइम पीरियड क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव कैसे कारण बना डिसइंटीग्रेशन का, यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव हु बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका टाइम पीरियड जो था वो 1985 से लेकर 1981 था, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। आगे चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है वाई डिड दी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कि डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। तो ये भी मैंने आपको बताया कि क्यों हुआ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्योंकि इनने दो चेंजेस कर दिए थे और बहुत फास्ट किए थे। चेंजेस करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करो, और वो चेंजेस तो अच्छे भी थे, लेकिन इसने क्या किया, बहुत जल्दी करी चेंजेस करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया इकोनॉमी को संभलने का। पेरेस्ट्रोइका एंड सेकंड इज ग्लासनोट, जिसका मतलब होता है ओपननेस, ओपननेस। आगे इसमें यही सब लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा किया उसने,
क्यों चेंजेस करे? क्योंकि जो लोग थे, सिटीजन्स थे, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे और ये चाहते थे कि ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड को टक्कर दें, फर्स्ट वर्ल्ड को टक्कर दें। तो ऐसा करने के चक्कर में, रेस करने के चक्कर में ये कुछ ज़्यादा ही भाग गए जल्दी जल्दी में, और जो इनका डिसइंटीग्रेशन फिर हमने देखा। अब आती है टाइमलाइन। हम थोड़ा सा देखेंगे टाइमलाइन के हिसाब से। 1985 मार्च 1985 मिखाइल गॉर्बाचेव इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल। मिखाइल गॉर्बाचेव सेलेक्ट होता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अपॉइंट्स बोरिस येल्त्सिन एज हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। भाई ये जो बोरिस येल्त्सिन है ना, ये इसका भी हमें नाम थोड़ा सा याद रखना है, इसका भी है इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं जून 1988 में, 3 साल बाद। इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड्स इनटू एस्टोनिया एंड लातविया। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट जो मिली जिस रिपब्लिक को, वो बना था लिथुआनिया, फॉलोड बाय एस्टोनिया एंड लातविया। देन हम आएंगे अक्टूबर 1989 में। अगले साल अक्टूबर में क्या होता है? सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्सा पैक्ट मेंबर्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। बर्लिन वॉल फॉल्स इन नवंबर। ये इन्होंने क्या बोला कि वार्सा पैक्ट जिसमें ये लोग बंधे हुए थे, इन्होंने बोल दिया कि वार्सा पैक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं, जो 15 मेंबर्स हैं, वो फ्री हैं डिसाइड करने के लिए अपना फ्यूचर, कि वो यूएसएसआर यानी सोवियत सोसाइटी में बंद कर रहना चाहते हैं, सोवियत यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। और यही वो टाइम था जब बर्लिन वॉल फॉल हो गई। लोगों ने बता दिया कि भाई हम तो अलग होना चाहते हैं। फिर अगले साल आते हैं हम 1990 फरवरी में। गोर्बाचेव स्ट्रिप्स सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी फॉर इट्स 72 लॉन्ग ईयर्स of monopoly on power by calling on Soviet parliament to permit multi party politics। मतलब इसने क्या किया 1990 में, ये मल्टी पार्टी सिस्टम ले आया यूएसएसआर के अंदर, कि भाई अब से एक पार्टी नहीं, मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे मेरे होते हुए। ठीक है। फिर हम आते हैं मार्च में, फरवरी के बाद मार्च 1990। लिथुआनिया फर्स्ट कंट्री बनी जो इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है। डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, उसने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी कि हम अब यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, हम एक अलग कंट्री हैं। फिर हम आते हैं जून में। रशिया पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। रशिया खुद भाई इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है अपनी, कि हम अब सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है। ठीक है। और 1991 जून में क्या होता है? बोरिस येल्त्सिन जो था मॉस्को का, जो जिसे हेड बनाया था, नहीं वो भी नहीं रहता है कम्युनिस्ट पार्टी में, और प्रेसिडेंट बन जाता है रशिया का। मतलब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। जब गोर्बाचेव चेंजेस लाता है ना, फटाफट से कि मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाएगा, ओपननेस हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, बाहर की कंट्री से ट्रेड हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे एक सिंगल पार्टी थी बीसीपी, जो मैंने बताया था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में ही टग ऑफ वॉर चल जाती है। टग ऑफ वॉर चल जाती है कि कुछ लोग जो थे वो गोर्बाचेव के साइड हो जाते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो गोर्बाचेव के साथ हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, इनने सही किया, कुछ कहते हैं कि नहीं, इनने गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी बीच येल्त्सिन आता है और वो अपने दोस्त की यानी बोरिस उसकी मिखाइल गोर्बाचेव की साइड लेता है, और इसी के साथ वो हीरो बन जाता है रशिया का। मिखाइल गोर्बाचेव को तो लोग इसलिए नहीं सेलेक्ट करते ना, क्योंकि उन्होंने डिसइंटीग्रेशन करवा दिया यूएसएसआर का। इसीलिए जो येल्त्सिन था, बोरिस येल्त्सिन था, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता है और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ देता है कि तुमने मेरे दोस्त पर इल्ज़ाम लगाया, और प्रेसिडेंट बन जाता है रशिया का। रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता है वो। ठीक है। फिर 1991 में अगस्त में हम चलते हैं,
The Communist Party headliner staged an abortive coup against Gorbachev. कि कम्युनिस्ट पार्टी एक कूप बना लेती है, संगठन बना लेती है गौरवचेव के अगेंस्ट, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है। 1991 सितंबर 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, ये बाल्टिक रिपब्लिक्स कहते हैं हम इसे किन्हें, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बिकम यूएन मेंबर, यूएन के मेंबर बन जाते हैं और नाटो ज्वाइन करते हैं 2004 यानी 2004 में। हमें ये याद रखना है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया कब यूएन मेंबर बनते हैं, वो बनते हैं 1991 में, और नाटो का पार्ट कब बनते हैं, वो बनते हैं 2004 में। ठीक है। अभी यूएन आपका प्रॉपर पूरा एक चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा, आराम से करेंगे साथ में। ठीक है। फिर आता है टाइम 1991 में दिसंबर का। रशिया, बेलारूस, यूक्रेन डिसाइड्स टू annul the 1922 treaty on the creation of USSR and establish Commonwealth of Independent States. Armenia, Azerbaijan, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान joins CIS. Georgia later joins later in 1993. Russia takes over the USSR seat in UN nation. अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है कि जो 1922 में ना एक ट्रीटी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने एक बनाया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें क्या हुआ ना, जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती जा रही थी, कहाँ से, यूएसएसआर से, वो CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन करती जा रही थी, धीरे धीरे ज्वाइन करती जा रही थी। और सब ने ज्वाइन कर लिया 1991 में, लेकिन जॉर्जिया ने ज्वाइन किया 1993 में। ठीक है। और ये आगे क्या कहता है, रशिया ने सीट ली यूएसएसआर की यूएन में। अब मैं इन शॉर्ट अगर बताऊं, यूएन के 5 मेन ऑर्गन्स थे, जिसमें से एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें यूएस है, चाइना है, और उस टाइम पे यूएसएसआर था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, जो परमानेंट सीट थी ना यूएसएसआर की, वो रशिया को सक्सेसर मान के उसको दे दी। मतलब जो परमानेंट सीट मिली हुई थी ना यूएसएसआर को, वो उन्होंने रशिया को दे दी। मतलब एक तरह से यूएसएसआर का प्रॉपर जो सक्सेसर हम कह सकते हैं, वो कौन बन के आया, रशिया बन के आया हमारे सामने। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है, गोरबाचेव रिजाइन कर देता है अपने पद से, मतलब प्रेसिडेंट जो वो बना हुआ था यूएसएसआर का, वो उस पोस्ट से रिजाइन देता है। द एंड ऑफ सोवियत यूनियन की एंड हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। यूएसएसआर अब नहीं रहा, यूएसएसआर अब ख़त्म हो गया। किस वजह से ख़त्म हुआ ये सब हमने जान लिया। डिसइंटीग्रेशन हो चुका है यूएसएसआर का, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, शॉक थेरेपी आएगी। सब देखेंगे कैसे इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या हुआ, किसे मेन इम्पैक्ट हुआ, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ आप मेरे को बताएं, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछें। और इफ़ anyone wants any personalized class or coaching, can contact on the email or contact number given in the description box. Thank you. Have a nice day.